वेलकम बैक टू नॉर्थ ईस्ट किचन। मैं नूतन दत्त और आज हमारे यूरोप टूर का है डे 13। ये भी एक इंडियन रेस्टोरेंट है और आज हम बहुत कम लोग थे तो हम लोग को ना खाना खाने में बड़ा खाली खाली सा लग रहा था। ऐसा हमें किसी ने बताया कि यहाँ के एक राजा थे, लुइस III शायद, उनको किसी ने कहा था कि ह्यूमन बॉडी के लिए पानी अच्छा नहीं, तो वो साल में सिर्फ 2 या 3 बार नहाते थे, बाकी समय वो नहाते नहीं थे। हम जिस होटल में ठहरे थे उसका रूम टूर मैंने कल ही आपको दे दिया था और आज सुबह हमारा होटल का ब्रेकफास्ट बिल्कुल स्टैंडर्ड इंग्लिश ब्रेकफास्ट था, तो मैंने उसे कोई ज़्यादा शूट नहीं किया। हमारे टूर मैनेजर ने बताया कि ये यहाँ का एक बहुत ही फेमस स्टेडियम है, लेकिन आज हमारे ट्रिप में थोड़ी सी ट्विस्ट है। आज हम लोग 2 ग्रुप में बट गए हैं। कुछ लोग पेरिस का सिटी टूर के लिए जा रहे हैं और कुछ लोग बाइफरकेट हो गए हैं, वो लोग डिज्नी वर्ल्ड जाएंगे पेरिस में। तो हम लोग पेरिस का सिटी टूर करने के लिए जा रहे हैं, इसलिए आज हमारे लिए एक दूसरी कोच आई है। हमारे कोच के ड्राइवर भी अलग है, कोच भी अलग है और कोच काफ़ी अच्छी है। और जो हमारा दूसरा टीम है वो हमारे रेगुलर वाले कोच में उस ड्राइवर के साथ वो लोग डिज्नीलैंड घूमने चले गए हैं। तो हम पेरिस के इन खूबसूरत रास्तों से जा रहे हैं अपने गंतव्य की ओर और कुछ रास्ते और कुछ अंडरग्राउंड टनल्स के थ्रू हम पहुंच गए गार्डन ऑफ वर्सेल्स। यह पेरिस से करीब 20 किलोमीटर साउथ वेस्ट में स्थित है एंड दिस गार्डन इज पार्ट ऑफ पैलेस ऑफ वर्सेल्स विच इज लिस्टेड इन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। तो सबसे पहले हमने टिकट लिया और टिकट लेकर अब हम अंदर गए और देखकर हम बिल्कुल अचंभित रह गए। इतना बड़ा गार्डन मैंने पहले कभी नहीं देखा था। 800 हेक्टेयर से ज़्यादा क्षेत्र में फैले इस उद्यान में बेदाग तरीके से बनाए गए लॉन, शानदार फूलों की क्यारियां और ये सारी चीजें इंट्रिकेट ज्योमेट्रिक पैटर्न में बनाई गई हैं। 17वीं शताब्दी में प्रसिद्ध लैंडस्केप आर्किटेक्ट आंद्रे ले नोट्रे द्वारा डिजाइन किए ये उद्यान फ्रेंच फॉर्मल गार्डन स्टाइल में बना हुआ है और बहुत ही उत्कृष्ट तरीके से डिजाइन की गई है। ये उद्यान अपने शानदार फव्वारों और पानी की विशेषताओं के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है एंड दिस गार्डन ऑल्सो डिस्प्लेज द ग्रैंडियर ऑफ सन किंग लुइस 14। और यहाँ का एक फाउंटेन है अपोलो। यहाँ पे एक शानदार मूर्ति है जो भगवान अपोलो को उनके रथ पर सवार दर्शाती है और साथ ही एक और फाउंटेन है लेटोना फाउंटेन which depicts the mythological tale of Ovid's metamorphosis। इस गार्डन में बहुत सारे ग्रैंड कनाल्स और मैसिव मैन-मेड वाटरवेज हैं which stretches over a mile। This garden is more than just a tourist attraction, it's a journey through history, a walk through art and a feast to the senses। और बहुत ही ऊंची ऊंची झाड़ियों के पीछे छुपे हुए बगीचे के कमरे हैं। प्रत्येक ग्रोव की एक अनूठी थीम है, आकर्षक कोलोनेड ग्रोव से लेकर रहस्यमयी एनसेलेडस ग्रोव तक, जिसमें विशाल एनसेलेडस के पतन को प्रदर्शित करने वाला नाटकीय फव्वारा भी है। ड्यूरिंग समर सीजन द गार्डन कम्स अलाइव विथ म्यूजिकल फाउंटेन शोज where water jets dance to classical music. It's a magical experience that transports visitors back to the era of Louis XIV। और ये गार्डन मौसम के साथ बदलता है। हर बार जब आते हैं तो एक नई तरह की सुंदरता ये पेश करता है। वसंत ऋतु में यह गार्डन जीवंत फूलों से भर जाता है और शरद ऋतु में ऑटम में द गोल्डन ह्यूज ऑफ द ट्रीज एड अ वार्म चार्म टू द लैंडस्केप। यहाँ पे एक बगीचा है जिसका नाम है ऑरेंजरी। यह भी यहाँ का एक मुख्य आकर्षण है जिसमें दुनिया भर के खट्टे पेड़ों का संग्रह है। सर्दियों के दौरान इन पेड़ों को ऑरेंजरी बिल्डिंग के अंदर सावधानी से संरक्षित किया जाता है, एडिंग अनदर लेयर ऑफ इंट्रिग्यू टू द गार्डन्स डिज़ाइन। अगर आप इस गार्डन को विजिट करने का कभी प्लान करते हैं तो मैं रिकमेंड करूंगी कि आप पूरा एक दिन का समय हाथ में रखकर यहाँ आइए और साथ ही साथ बहुत ही कंफर्टेबल शूज़ पहनकर आइए, क्योंकि ये गार्डन इतना बड़ा है कि आपको इसको देखने के लिए बहुत चलना पड़ेगा। साथ ही साथ यहाँ पे आप बाइसिकल रेंट कर सकते हैं, गोल्फ कार्ट रेंट कर सकते हैं, उसमें चढ़कर भी इस गार्डन को देख सकते हैं, क्योंकि इतना बड़ा गार्डन पैदल घूमने में समय भी बहुत लगता है और साथ ही साथ आप थक भी जाते हैं। If you are an art lover and a history enthusiast or simply someone seeking a peaceful escape, the Garden of Versailles will leave you mesmerized। They are not just gardens, they are a celebration of art, nature and the vision of a king
who sought to create paradise on earth। तो ये बहुत ही खूबसूरत गार्डन ऑफ वसाई देखने के बाद हम अब गए लंच करने के लिए। आज हमारा लंच होटल भोजन में था। ये भी एक इंडियन रेस्टोरेंट है और आज हम बहुत कम लोग थे क्योंकि आधे लोग तो हमारे डिज्नीलैंड चले गए थे, तो हम लोग को ना खाना खाने में बड़ा खाली खाली सा लग रहा था। लेकिन खाना यहाँ का बहुत टेस्टी था। राजमा, पालक पनीर, पूड़ी थी, दाल, सैलड और बहुत अच्छा डेजर्ट भी था। तो ऑन दी होल खाना बहुत अच्छा था। तो खाना खाने के बाद अब हम फिर से निकले। अब हम जा रहे हैं एक परफ्यूमरी देखने। पेरिस के परफ्यूम्स बहुत ही प्रसिद्ध हैं। ऐसा हमें किसी ने बताया कि यहाँ के एक राजा थे, लुइस III शायद, उनको किसी ने कहा था कि ह्यूमन बॉडी के लिए पानी अच्छा नहीं, तो वो साल में सिर्फ 2 या 3 बार नहाते थे, बाकी समय वो नहाते नहीं थे। तो इसलिए अपने आप को तरोताज़ा रखने के लिए वो परफ्यूम काफ़ी यूज़ करते थे और इसीलिए फ्रांस में परफ्यूम्स की इतनी चलन है। लेकिन अब फ्रांस के लोग रेगुलरली नहाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो साल में 2-3 बार नहाते हैं, लेकिन फिर भी परफ्यूम यहाँ बहुत प्रचलन में है। और जो परफ्यूमरी हम देखने गए थे, वहाँ की हॉस्टेस ने हमें इसकी पूरी प्रक्रिया बताई कि वो किस तरीके से परफ्यूम बनाते हैं। और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि भारत से ये लोग रात की रानी इंपोर्ट करते हैं क्योंकि रात की रानी का फूल इतना अच्छा है कि उसका भी ये लोग परफ्यूम बनाने में यूज़ करते हैं। परफ्यूम बनाने का प्रोसेस बेसिकली डिस्टिलेशन प्रोसेस है और आजकल तो काफ़ी सिंथेटिक एसेंस भी आ गए हैं, लेकिन यहाँ फूलों से एसेंशियल ऑयल बनाया जाता है और उसके बाद ही ये लोग परफ्यूम में उस एसेंशियल ऑयल का यूज़ करते हैं। सेलिंग आउटलेट भी है, तो वहाँ भी वो हमें ले गए और हम लोगों ने भी कुछ परफ्यूम्स खरीदे क्योंकि परफ्यूम्स यहाँ के बहुत अच्छे थे। और परफ्यूमरी देखने के बाद अब हम जा रहे हैं लोवर म्यूज़ियम। लोवर म्यूज़ियम वर्ल्ड का सबसे बड़ा आर्ट म्यूज़ियम है और इज़ अ ग्लोबल आइकन ऑफ कल्चर एंड हिस्ट्री। यह एक पूर्व शाही महल में स्थित है और यहाँ की शानदार वास्तुकला इज़ अ ब्लेंड ऑफ क्लासिकल एंड मॉडर्न एलिमेंट्स। यहाँ एक आइकॉनिक ग्लास पिरामिड है जो आधा आपको नीचे दिखता है और आधा आपको म्यूज़ियम के बाहर दिखता है। तो पहले हम अभी एंट्री के समय नीचे वाला ही देखते हैं और साथ ही साथ जब हम एंट्री कर रहे हैं तो यहाँ भी एक बहुत बड़ा शॉपिंग आर्केड है। ये पूरा मॉल जैसा है। यहाँ बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी दुकानें हैं। यहीं पे आप अगर सारी दुकानों को घूमेंगे तो आपको बहुत समय लगेगा। बहुत अच्छी चॉकलेट की भी यहाँ दुकानें हैं। और इसके बाद टिकट लेकर हम अंदर गए। म्यूजियम इज होम टू ओवर 35,000 वर्क्स ऑफ आर्ट स्पैनिंग फ्रॉम एंशिएंट सिविलाइजेशन टू द 19th सेंचुरी। और कहते हैं कि इस म्यूजियम में इतनी सारी चीज़ें रखी हुई हैं कि अगर आप एक को भी सिर्फ 30 सेकंड देखेंगे तो भी आपको ये म्यूजियम घूमने में 3 दिन 3 रात का पूरा समय चाहिए। लेकिन यहाँ जो सबसे प्रसिद्ध चीज़ रखी हुई है वो है मोनालिसा बाय लियोनार्डो दा विंची, विच मिलियंस ऑफ विजिटर्स सी एनुअली। और हमारे पास तो बहुत ज़्यादा समय नहीं था तो हम सीधा मोनालिसा देखने के लिए गए, लेकिन वहाँ पे फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी। लेकिन ये पूरा म्यूज़ियम मोनालिसा मय है। यहाँ पे जो भी सोवेनियर्स की दुकानें हैं, सारी दुकानों में आपको सिर्फ मोनालिसा वाली ही चीज़ें मिलेंगी। मोनालिसा बैग, मोनालिसा पेंसिल, मोनालिसा वाटर बॉटल, मोनालिसा टिफ़िन बॉक्स, एवरीथिंग मोनालिसा, एप्रन, सब कुछ मोनालिसा वाला ही है। तो हालांकि हमें मज़ा भी बहुत आया। द म्यूजियम इज़ डिवाइडेड इंटू वेरियस विंग्स एंड डिपार्टमेंट्स। इसको कई भागों में बांटा गया है, मेकिंग इट अ फैसिनेटिंग मेज ऑफ आर्ट, हिस्ट्री एंड कल्चर। तो इतना ज़्यादा एक्सप्लोर करने का हमारे पास समय नहीं था, तो इसलिए अगर आप कभी भी पेरिस आने का प्रोग्राम बनाते हैं और आप एक आर्ट लवर हैं, आपको हिस्ट्री जानने में इंटरेस्ट है, तो आप कम से कम 2 दिन का समय रखिए इस म्यूज़ियम को घूमने के लिए। और ये म्यूज़ियम ही सिर्फ अपने आप में नहीं है, म्यूज़ियम के बाहर और इसके आसपास के बगीचे, ये भी बहुत ही घूमने लायक जगह है। यहाँ भी बहुत भीड़ रहती है और आपको बहुत सारे यहाँ स्ट्रीट परफॉर्मर्स दिखेंगे जो गाना गाते हैं या कुछ अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं।
और उन्हें देखकर भी बहुत अच्छा लगता है कि कितना टैलेंट है वर्ल्ड में। यहाँ आप बहुत अच्छी फोटोग्राफी कर सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं। सो ए विजिट टू द लूवर इज मोर देन जस्ट अ म्यूजियम टूर, इट्स अ जर्नी थ्रू द इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन क्रिएटिविटी एंड सिविलाइजेशन। तो ये लूवर म्यूजियम के बाहर से ये ग्लास पिरामिड का बाकी आधा हिस्सा हमें यहाँ दिखता है। So you plan your visit with ample time to truly appreciate its beauty, as it's impossible to see it all in one day. और इसके बाद हम लूवर म्यूजियम के पीछे के गेट से बाहर आए और यहाँ भी ना बहुत सारी दुकानें हैं, शॉपिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा दुकानें हैं। अगर आपको शॉपिंग करना अच्छा लगता है तो आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ मिलेंगी, घर सजाने के लिए, सोवेनियर्स, आर्ट अगर आप अपने घर में रखना चाहते हैं तो उस तरह की चीज़ों के लिए, और कुछ नहीं तो बैग वगैरह, इतनी चीज़ें यहाँ मिलती हैं कि आप खरीदना चाहें या ना चाहें आपको समय बिताने में भी यहाँ बहुत आनंद आएगा। और साथ ही साथ लूवर म्यूजियम के जो पीछे वाला एरिया है, यहाँ दीवालों पे भी इतनी सारी स्कल्पचर्स लगी हुई है ना कि मैं इसे देखकर भी बहुत हैरान हो रही थी। मैं यही सोच रही थी कि कितना समय लगा होगा इतने सारे स्कल्पचर्स, इतना बड़ा पैलेस, इतना बड़ा गार्डन, ये सब प्लान करने में, बनाने में। तो लूवर म्यूजियम देखने के बाद अब हम जा रहे हैं थोड़ा सिटी टूर के लिए। तो सबसे पहले जो हम जगह गए वो है प्लेस वेंडोम। ये प्लेस वेंडोम पेरिस का एक शानदार चौराहा है जो अपनी खूबसूरत वास्तुकला और आलीशान दुकानों के लिए जाना जाता है, जिसमें हाई एंड ज्वेलरी बुटीक्स भी शामिल हैं। इसके केंद्र में नेपोलियन की सैन्य जीत की याद में वेंडोम कॉलम लगाया गया है, जिसे वेंडोम कॉलम कहते हैं। अब हम जहाँ से गुजर रहे हैं ये है ला मेडलिन। ला मेडलिन एक रोमन मंदिर जैसा दिखने वाला एक नियो क्लासिकल चर्च है। इट इज़ डेडिकेटेड टू सेंट मेरी मैगडलीन, और इसके बहुत ही ग्रैंड कॉलम्स और इंट्रिकेट स्कल्पचर्स मेक इट अ स्ट्राइकिंग लैंडमार्क इन पेरिस। पैलेस बourbon is a seat of the French National Assembly, showcasing elegant neoclassical architecture. Its impressive facade faces the Seine River, symbolizing French political power. The facade of the Musée Jacques André is a masterpiece of 19th century architecture, जो पेरिस के एक निजी हवेली की भव्यता को दर्शाता है। इसके अंदर कला का एक असाधारण संग्रह है। इस जगह को ग्रैंड पैलेस कहते हैं। ग्रैंड पैलेस एक शानदार प्रदर्शनी हॉल है जिसमें कांच के गुंबद वाली छत है। स्टैचू ऑफ फेम राइडिंग पेगासस, it symbolizes victory and artistic inspiration, often seen as tribute to the power of imagination. Its dynamic pose and intricate details. होटल डेस इनवेलिड्स, यह एक ऐतिहासिक परिसर है जिसमें संग्रहालय, स्मारक और नेपोलियन का मकबरा है। दिस इज फेमस फॉर नेपोलियन टोम्ब। इसका सुनहरा गुंबद बहुत ही दूर से भी आपको दिखता है। गुंबद को आप पेरिस के कई हिस्सों से देख सकते हैं। ला सेन, द सेन रिवर इज द हार्ट ऑफ पेरिस। सेन नदी शहर के बीच से बहती है। ये यहाँ का एक ओल्ड ब्रिज है और ये ब्रिज बहुत ही सुंदर है। और पेरिस की एक और चीज़ है वो है यहाँ का कैटाकॉम्स, जो आपको ऊपर से नहीं दिखती, लेकिन कैटाकॉम्स बहुत ही सुंदर भूमिगत ऑस्वरी है। इसमें 6 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों के अवशेष हैं। वॉकिंग थ्रू इट्स टनल ऑफर्स अ फैसिनेटिंग ग्लिम्स इनटू द सिटीज हिस्ट्री एंड मिस्ट्रीज। तो ये सिटी टूर के बाद अब हम गए डिनर करने के लिए, और डिनर के समय हमारा जो दूसरा ग्रुप था वो भी डिज्नीलैंड घूमकर वापस आ गया था। और सही बताऊँ, हम सिर्फ 13 दिन से साथ साथ घूम रहे हैं, लेकिन ये ग्रुप जब वापस आया ना तो हम लोगों को देखकर बहुत खुशी हुई। ऐसा लगा कि हम लोग कितने समय से बिछड़ गए थे और हम वापस मिल गए हैं। तो हम सब ने मिलकर साथ में डिनर किया, और डिनर करने के बाद हम फिर से गए आईफल टावर, और आईफल टावर की लाइटिंग हमने दोबारा देखी। पेरिस में आप जब तक रहेंगे आपको आईफल टावर देखने से मन नहीं भरेगा, आपको बार बार आईफल टावर जाने का मन करेगा। और हमारा भी वैसा ही मन करता था, और हमारे टूर ऑपरेटर हमें बार बार आईफल टावर ले जाते थे। इसके बाद हम सिटी का नाइट टूर किए, और फिर से हम उसी जगह दोबारा गए जिसको हमने दिन में देखा था, और नाइट टूर में हमने शहर की रोशनी देखी। तो इस तरीके से हमारा दिन हुआ ख़त्म। उसके बाद हम वापस अपने होटल में आए, रात हमने स्टे किया, और कल हमारे इस टूर का आखिरी दिन है।
तो कल हम क्या क्या करेंगे उसे जानने के लिए कल का वीडियो जरूर देखिएगा। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपनी फ्रेंड्स, फैमिली सभी के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो ये लूवर म्यूजियम के बाहर से ये ग्लास पिरामिड का बाकी आधा हिस्सा और रात की रोशनी में अगर इसे आप देखें तो आपको ये बहुत सुंदर दिखेगा और ऐसे भी ये जगह बहुत ही खूबसूरत है।